Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Tutor Rahila Maqsood and today we are going to start multiple choice questions from the Kaplan kit. Okay, so let's start. Question number 1 है हमारे पास multiple choice question number 1. Which of the following transactions occurs on a daily basis in a large business organization? Okay, daily basis में large business organization में कौन सी transaction आपको ज्यादा frequent नजर आती है? क्रेडिट सेल्स, पेरोल, परचेज ऑफ इक्विपमेंट या फिर पेमेंट ऑफ सप्लायर्स. इट्स एन वेरी इजी वन. आपको ज्यादातर क्रेडिट सेल्स नजर आ रही होंगी. एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डे टू डे बेसिस पे क्रेडिट सेल्स कर रही होती है. पेरोल मंथली बेसिस पे हो रहे होते हैं. परचेज ऑफ इक्विपमेंट ये वन ऑफ होते हैं. हो सकता है कि हम ईयर में एक बार या 2 साल में एक बार इसको बाय कर लें. कोई नया इक्विपमेंट आप नॉन करंट एसेट बाय करते हैं. पेमेंट ऑफ सप्लायर्स यूजली आप ये मंथली कर सकते हैं या यूजली 3 to 6 मंथ्स के पीरियड में आप सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे होते हैं. बट डेली बेसिस पे आपको क्रेडिट सेल्स नजर आ रही होती हैं. सो आंसर इज क्रेडिट सेल्स ए. Which of the following comprises small cash transactions? Okay, small cash transactions आपको कहाँ पे नजर आती हैं ज्यादा? पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर्स, पेटी कैश, परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री, रिसीट्स फ्रॉम सेल्स. इट्स एन अगेन वेरी इजी वन. पेटी कैश होती ही स्मॉल पेटी कैश. जो स्मॉल एक्सपेंसेस हैं उनको कहते हैं पेटी मींस स्मॉल. माइनर एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं आपके, तो वो आप पेटी कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ क्रेडिट नोट? क्रेडिट नोट का पर्पस क्या होता है? क्रेडिट नोट जनरेट कब किया जाता है? हमने कहा था डेबिट नोट जनरेट किया जाता है परचेजेस रिटर्न पे. क्रेडिट नोट कब जनरेट किया जाता है? इसके रिवर्स हमने कहा था सेल्स रिटर्न पे. ठीक है, तो क्रेडिट नोट कब जनरेट होगा? सेल्स रिटर्न पे. सेलर्स जो होता है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा. ठीक है, सेलर के लिए वो क्रेडिट नोट जो होगा वो सेल्स रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है. जब वही बायर के पास पहुंचेगा उसी क्रेडिट नोट को डेबिट नोट कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्रेडिट नोट का पर्पस क्या है. इट एक्नॉलेज अ पर्पस परचेज ऑन क्रेडिट. इट इज रेफरेंस फ्रॉम एन एजेंसी डिटेलिंग द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ अ न्यू कस्टमर. नो. It is issued when a deposit is paid on goods. Of course not. It is issued to cancel all or part of a sales invoice. Yes. क्रेडिट नोट एक्चुअली में जनरेट किया जाता है सेल्स रिटर्न पे. और इसका पर्पस क्या होता है? जो सेल्स इनवॉइस हमने पहले सेंड कर दिया है उसका कुछ पार्ट आप कैंसिल कर दें, क्योंकि हम कुछ गुड्स जो है वो रिटर्न कर रहे हैं. तो जितने की गुड्स आपने रिटर्न कर दी हैं वो पोर्शन आपने पे नहीं करना. तो सेल्स इनवॉइस का कुछ पोर्शन कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट नोट जनरेट किया जाता है. सेलर इसे जनरेट करता है. ठीक है, और इसी क्रेडिट नोट को बायर डेबिट नोट कंसीडर करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉक्यूमेंट फॉर परचेज? ओके, इनमें से कौन सा जो है परचेज के लिए इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं है आपका? नॉट एन इंटरनल डॉक्यूमेंट. सो सप्लायर लिस्ट, डिलीवरी नोट, गुड्स रिसीव नोट एंड परचेज नोट. ओके, जो सप्लायर लिस्ट होती है वो भी इन हाउस होता है. बायर बनाता है ताकि देखता है कि कौन कौन से सप्लायर जो हैं कौन कौन सी प्राइजेस पे हमें जो है सेल करेंगे. ठीक है, तो कौन को जो हमें फैसिलिटीज जो है या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपनी गुड्स के साथ. तो सप्लायर लिस्ट इज एन इन हाउस डॉक्यूमेंट्स. गुड्स डिलीवरी नोट जो है इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं होने के. क्यों? क्योंकि जो जीडीएन जो होता है वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है. जीडीएन क्या होता है? सप्लायर गुड्स के साथ एक डॉक्यूमेंट भिजवाता है. उसमें कहता है कि मैं आपको ये पर्टिकुलर गुड्स जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ, इन्हें एक्सेप्ट कर ले. गुड्स जो है हमारी तरफ से डिलीवर हो चुकी हैं. तो सप्लायर जो कस्टमर को डॉक्यूमेंट भिजवाता है गुड्स के साथ उसे हम कहते हैं गुड्स डिलीवरी नोट. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है. यही जीडीएन जब कस्टमर के पास पहुंचता है, जब कस्टमर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, इसके ऊपर साइन कर लेता है, और इसी जीडीएन को
गुड्स रिसीव नोट कंसीडर किया जाता है कस्टमर के एंड पे, ठीक है। तो थर्ड वन इज गुड्स रिसीव नोट एंड फोर्थ वन इज परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर तो होता ही इन हाउस है, कस्टमर जो बायर होता है वो जनरेट करता है परचेज ऑर्डर, सेलर के लिए वो सेल्स ऑर्डर होता है। सो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट कौन सा है हमारे पास, गुड्स डिलीवरी नोट, ठीक है, ये एक्सटर्नल है। इसी को जब मतलब कि ये जब कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, बायर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये डॉक्यूमेंट गुड्स रिसीव नोट हो जाएगा, वो इंटरनल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एमसीक्यूज नंबर 4। जब आपने एमसीक्यूज करने हैं तो पहले सारी ऑप्शंस पढ़नी है, फिर अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप ऑप्शन आउट करें। जो लीस्ट पॉसिबल आपकी लग रहे होंगे ऑप्शंस आपको कि ये तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये हो सकते हैं, तो पहले उनको ऑप्शन आउट करें। तो जिनमें फिर आप 2 या 3 जिनमें आप कंफ्यूज होंगे, उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट इज अ रेमिटेंस एडवाइस फॉर? रेमिटेंस एडवाइस क्या होता है? रेमिटेंस एडवाइस होती है जो सप्लायर कस्टमर को सेंड करता है अलोंग पेमेंट, एक चेक काट के देगा, उसके साथ रेमिटेंस एडवाइस भेजेगा कि ये जो मैं पेमेंट भेज रहा हूँ, ये जो $5,000 की पेमेंट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये कौन सी इनवॉइस नंबर की अगेंस्ट है। तो वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि ये पेमेंट किस इनवॉइस के अगेंस्ट है, ये पेमेंट मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्स इसमें उस पेमेंट की होती है। टू इंडिकेट आइटम्स नाउ पेड, जी बिल्कुल यही ऑप्शन है ए। टू आइडेंटिफाई गुड्स रिसीव, नो ऑफ कोर्स नो। टू एडवाइस रेमिटेंसेस रिसीव, नो नो, रेमिटेंसेस तो हम सेंड कर रहे हैं ना। फॉर नोटिफिकेशन ऑफ गुड्स डिस्पैच, ऑफ कोर्स नॉट, हम ये बता रहे होते हैं टू इंडिकेट नाउ, टू इंडिकेट आइटम्स नाउ पेड, हम ये किस इनवॉइस के अगेंस्ट जो है पेमेंट कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ परचेज इनवॉइस? परचेज इनवॉइस का पर्पस क्या है आपका? ओके, वन इज टू क्लेम बैक द सेल्स टैक्स, यस। परचेज इनवॉइस से आपको कौन सा टैक्स मिलता है? इनपुट टैक्स रिसीव होता है। टू आइडेंटिफाई द गुड्स बोर्ड, ऑफ कोर्स आप गुड्स बोर्ड आइडेंटिफाई करते हैं। टू रिकॉर्ड हाउ मच इज और टू द सप्लायर, परचेज इनवॉइस के थ्रू आपको पता चलता है सप्लायर को एक्चुअल में आपने कितनी पेमेंट करनी है। टू रिकॉर्ड हाउ मच इज ओड फ्रॉम द कस्टमर, नो, वो सेल्स इनवॉइस में होता है। परचेज इनवॉइस सप्लायर के बारे में बता रहा होता है, जो ये बात है वो सेल्स इनवॉइस में मेंशन होगी। सो ऑप्शन 1 2 3 तीनों है आपके पास, तो ए में आपके पास ये तीनों ऑप्शंस आ रही है। सेवंथ, इन द purchasing procedure which document will usually follow the goods receipt note? ओके, गुड्स रिसीव नोट के पास दो है, कौन सा डॉक्यूमेंट आता है? इट्स इनवॉइस। जब भी आप परचेज साइकिल अगर आप जाके पढ़े, परचेज साइकिल वाला अगर आप लेक्चर स्टडी करेंगे, तो जीआरएन के बाद जो है कौन सा जीआरएन आया, जीडीएन सेंड किया गया, उसको कस्टमर्स ने जीआरएन कंसीडर किया कि अब हमें चीजें रिसीव हो चुकी हैं, ठीक है। और जीआरएन की एक कॉपी जो है सप्लायर के पास भी जाएगी, जिससे पता चलेगा कि हाँ जी इन लोगों ने कस्टमर्स ने जो है गुड्स को रिसीव कर लिया है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि सप्लायर कहेगा ठीक है आपने गुड्स तो रिसीव कर लिया, अब इसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट करें, तो सप्लायर फिर सेल्स इनवॉइस सेंड करेगा जिसको कस्टमर परचेज इनवॉइस कंसीडर करेगा। तो जीआरएन के बाद जो नेक्स्ट जो होता है डॉक्यूमेंट वो इनवॉइस का होता है। Keith received a document from Culing Stationery Suppliers for supplies for 8 reams of paper which they supplied 3 days ago. 3 days ago उन्होंने जो है 8 reams of paper जो है वो सप्लाइड किए हैं। How would Keith refer to this document? Keith इस डॉक्यूमेंट को क्या कंसीडर करेगा? ओके, केथ कौन है? केथ है बायर, ठीक है। सो बायर है, उसने जो है गुड्स रिसीव की है, उसके कुछ दिनों के बाद उसे एक डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है, उसे क्या कहेंगे? ये अभी हमने पढ़ा है कि पहले तो उसने गुड्स रिसीव की, कस्टमर ने गुड्स रिसीव नोट, ठीक है, गुड्स रिसीव नोट के साथ आपको गुड्स रिसीव हुई। उसके बाद जो है 3 दिन के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट रिसीव होगा, उसे आप क्या कहेंगे? इट्स एन इनवॉइस, ठीक है। तो आप उसको इनवॉइस, परचेज इनवॉइस कंसीडर करेंगे, सेलर जो होगा उसको सेल्स इनवॉइस कंसीडर करेगा। What is the prime document used to record petty cash transaction in the petty cash book? Okay,
पेटी कैश ट्रांसैक्शंस को जो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, हमने अच्छे से पढ़ा था, उसे कहते हैं पेटी कैश वाउचर। ठीक है, जब भी कोई ट्रांसैक्शन होती है तो आप पेटी कैश वाउचर जनरेट करते हैं, तो इनमें से पेटी कैश वाउचर है डी। Okay, so next है which of the following is a source document for financial transactions? सोर्स डॉक्यूमेंट से जो है डाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंटर किया जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल में एंटर किया जाएगा, और इनमें से आप आपने बताना है कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है। स्टेटमेंट, ओके, पेइंग इन स्लिप, डिलीवरी नोट, गुड्स रिसीव नोट। ओके, जो गुड्स डिलीवरी नोट और गुड्स रिसीव नोट है ये फाइनेंशियल नेचर का डाटा ही नहीं होते, ठीक है, ये फाइनेंशियल नेचर का डाटा ही नहीं है, सो इससे जो है डाटा आपकी अकाउंटिंग साइकिल में जा ही नहीं रहा, ठीक है। सो स्टेटमेंट जो है आपके पास ये, इसमें स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें से डाटा पिक किया जाता है। स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है ना, सप्लायर स्टेटमेंट जो होती है आपके पास, बायर स्टेटमेंट होती है जो, जिसमें आप पूरे सप्लाई स्टेटमेंट में आप बताते हैं कि आपने सप्लाई को नेट बैलेंस कितना आ रहा है, कितनी पेमेंट करनी है, ऐसी सारी डिटेल्स होती है। बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास जिसमें आप बैंक का पूरा बैंक स्टेटमेंट में आपके पूरे अकाउंट की डिटेल्स आ रही होती है, ठीक है। सो वो डाटा आपने किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से लिया है, ये एक फाइनेंशियल डाटा है, लेकिन वो डाटा आपने किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से लिया है, तो ये तो सोर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ये दोनों फाइनेंशियल नेचर के नहीं है और ये सोर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं है स्टेटमेंट। तो आपके पास बी ऑप्शन है, पेइंग इन स्लिप, दिस इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड दिस इज आल्सो अ फाइनेंशियल सोर्स डॉक्यूमेंट। पेइंग इन स्लिप, जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो आप पेइंग इन स्लिप एक डॉक्यूमेंट होता है वो फिल करते हैं और फिर बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो जब भी सो आपके कितने पैसे आपके पास डिपॉजिट हो रहे हैं, अकाउंट्स में आ रहे हैं, वो सब डिटेल्स आप पेइंग इन स्लिप्स को एड अप करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी, which of the following is authorized so that a business can settle an outstanding invoice? इनवॉइस को पेमेंट करने के लिए बिजनेस को कौन सा डॉक्यूमेंट अथोराइज करना चाहिए? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रेमिटेंस एडवाइस, इंटरनल चेक रिक्विजिशन। जी, अगर आपने परचेज साइकिल ध्यान से पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि जब भी आपने आउटस्टैंडिंग इनवॉइस, परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट होती है तो एक डॉक्यूमेंट आप जनरेट करते हैं, इंटरनल चेक रिक्विजिशन, जिसे जनरल मैनेजर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो अथोराइज करता है, और उसके बाद जो है आपके सप्लायर को पेमेंट हो जाती है। ये एमसीक्यूज आप इतने इजीली तभी कर सकेंगे जब आपने सारे के सारे लेक्चर सुने हो, ठीक है, आपको सारी की सारी चीजें, सारे कंसेप्ट याद हो, तभी आप इतने आसानी से फ्लो में इनको कर सकेंगे। अदरवाइज आप फिर सोचेंगे कि इसका, इसके बारे में क्या था, ये मुझे याद नहीं आ रहा, आपने या कुछ मिस तो नहीं कर दिया, फिर आप वापस जाएंगे चैप्टर पे। सो इट्स बेटर कि आप अच्छे से पहले एक बार लेक्चर सारे सुन लें, ठीक है, उसके बाद आप एमसीक्यू सेक्शन में या अपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस को आप करें, ठीक, तो वो आप अच्छे से फ्लो में कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवाइस ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग? इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो एम्प्लॉय अर्निंग की एडवाइस होती है? ये पेरोल वाला चैप्टर है आपका। सो एडवाइस नोट, पे स्लिप्स, परचेज ऑर्डर, कोटेशन, ऑफ कोर्स ये वाला डॉक्यूमेंट है जो ज्यादा लिंक कर रहा है। पे स्लिप के अंदर एम्प्लॉय की पूरी डिटेल होती है, पे स्लिप्स में बताया जाता है कि उसकी सैलरी बन कितनी रही है, उसकी ग्रोस सैलरी है क्या, जिसमें से सारी टैक्स डिडक्शन, वॉलेंट्री या नॉन वॉलेंट्री डिडक्शन माइनस करके नेट पे भी निकाली जाती है। What will a sales invoice from a supplier be treated as by the customer? Sales invoice को क्या treat किया जाता है? From sales invoice from a supplier be treated by the customer. Sales invoice को कस्टमर के एंड पर क्या ट्रीट किया जाएगा? तो सेल्स इनवॉइस जो होती है कस्टमर के एंड पे परचेज इनवॉइस होगी, वही डॉक्यूमेंट जिसे सेलर सेल्स इनवॉइस कह रहा होगा कस्टमर उसको परचेज इनवॉइस कहेगा। तो 13 का आंसर है परचेज इनवॉइस सी, ठीक है। सेल्स इनवॉइस जो होता है सेलर कहता है, पर बायर जो होता है वो उसी डॉक्यूमेंट को परचेज इनवॉइस कहता है। ओरिजिनली कौन सा जनरेट होता है? सेल्स इनवॉइस, ठीक है।
इसी तरह से क्रेडिट नोट होता है और डेबिट नोट होता है। क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए जो यूज किया जाता है, और डेबिट नोट जो होता है परचेज रिटर्न के लिए यूज किया जाता है। क्रेडिट नोट भी सेल्स इनवॉइस की तरह सेलर जनरेट करता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। Why must a business retain documents? Business documents क्यों retain करता है? Because it has always been done. um, एक vague सी statement है। For historical purposes, it is a requirement of tax law. Yes, it is a requirement of tax law to facilitate planning. जो इसका बहुत appropriate answer है वो है C. It is a requirement of tax law. ठीक है, आपको law कहता है कि आप documents retain करें। Why does data protection legislation exist? Okay, to ensure that information is maintained on employees, mm, to reserve records in business for a period of time, to prevent business holding personal information without legitimate reasons. Yes. फिर भी फोर्स पढ़ लेते हैं। टू स्पेसिफाई द records to be maintained in respects of information technology। बाकी इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन एक्ट कहता है कि आप डाटा को होल्ड करें। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से ही आप डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करते हैं। और डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आपको कहता है कि विदाउट लेजिटिमेट रीजंस आपने पर्सनल डाटा को होल्ड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डाटा को आपने सिक्योर करना है, होल्ड करना है फॉर सम टाइम, ठीक है। और उसको जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना विदाउट एनी लेजिटिमेट रीजंस। तो ये है आपका एमसीक्यूज नंबर 15। 16, which of the following personal data comes within the scope of the typical data protection laws? इनमें से कौन सा जो है टिपिकल डाटा प्रोटेक्शन लॉज के अकॉर्डिंगली पर्सनल डाटा कंसिडर किया जाएगा? ओके, accounting records of customers and suppliers, data held about employees for payroll purposes, information about the performance of the business, marketing information including name, age, address. Okay. So ये तीनों तो है बिजनेस डाटा। बिजनेस डाटा इज नॉट द पर्सनल डाटा, दिस वन इज द पर्सनल डाटा। ठीक है, नेम, एड्रेस, एज, दिस इज पर्सनल डाटा। ऑल अदर्स आर द बिजनेस डाटा। सो ये था आपका एमसीक्यूज नंबर 16। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो इन्हें आप एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ओके, that's all for today. Have a nice time. Take care.